नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा किस्सा बताऊंगा। एक कहानी है, छोटी सी अच्छी कहानी है। चेन्नई से एक ट्रेन निकली थी और दिल्ली की तरफ आ रही थी। तो उसमें वहाँ के तमिली, हम जिसको मद्रासी भी बोलते हैं, वैसी एक फैमिली थी। बहुत सारे मद्रासी रहेंगे। तो चेन्नई से आ रही है तो उसमें 2-3 आर्मी के जवान थे। उसमें कोई नॉर्थ इंडियन तगड़ा सरदार सिख हरियाणवी वगैरह था। और वो देख रहा था, वो लुंगी वाले मद्रासी जिस ढंग से ये कर रहे थे, सामान उनको अपना ही सामान उठा नहीं पा रहे थे, बहुत झगड़ रहे थे, तकलीफ उठे। तो आगे उसने उनको मदद की। अरे क्या है यार, इतना भी सामान नहीं उठा पाते, इडली डोसा खाते हो, ताकत कैसी आएगी, पराठा खाओ, चिकन खाओ। ऐसे बोलकर उन्होंने मदद तो की। जो आर्मी के जवान था वो, उसने उनको बहुत मदद की। यानी सामान लाया, खींचकर अंदर लाया। फिर जब अपनी जगह पर पहुँचे तो उनको ऊपर रखने नहीं आता था, तो इस नॉर्थ इंडियन ने उसको बहुत मदद की। और लेकिन बार बार एक ही बात करता था कि अरे यार, इडली डोसा खाते हो, कैसी ताकत आएगी, कैसे उठाओगे, अपना ही सामान नहीं उठा पा रहे। इडली डोसा खाते, चिकन खाओ, पराठा वगैरह खाओ, ये तंदूरी खाओ, ऐसे चल रहा था। फिर बीच में 2-4 स्टेशन निकल गए। वो मद्रासी थे, उनको सामान ऊपर से नीचे लेके उसमें से कुछ चीज़ें निकालनी थी। तो फिर वो झगड़ रहे थे, तो ये उड़ गए। नॉर्थ इंडियन जो थे, उन्होंने उसका सामान नीचे देखा। यार, अरे यार, क्या तुम इडली डोसा खा, ये बार बार ये बोल रहे। मदद तो कर रहे थे। ऐसा 2-3 बार हो गया। तो 1-2 घंटे निकल गए थे। तो मद्रासी था, वो परेशान हो गया था। यार, मदद तो सब कर रहे, पूरी मदद कर रहे, हेल्प अच्छी कर रहे, लेकिन इंसल्ट क्यों कर रहे, बार बार हमारे खाने का इंसल्ट क्यों कर रहे। तो उसने सोचा इसको एक सबक सिखाना ज़रूरी है कि खाना, आपको जो खाना है खाओ, हम हमारे इंसल्ट क्यों करते हो बार बार। लेकिन वो मद्रासी जो था, वो बोला कि ऐसा बोलेगा तो जो मदद करने वाला है गुस्से में आ जाएगा। तो उसने सोचा इसको सबक सिखाएंगे। तो बीच में 2-4 घंटे निकल गए थे। ट्रेन बहुत अच्छी दौड़ रही थी और अचानक से क्या हो गया, वो मद्रासी उठा और उसने वो ट्रेन रोकने वाली जो चेन होती है, वो खींचने का नाटक किया। जोर जोर से ताकत लगाते हुए दिखाई दिया वो, लेकिन चेन तो खींची नहीं जा रही थी। तो ये फिर मदद करने वाले जो नॉर्थ इंडियन पंजाबी वगैरह कोई थे आर्मी के, वो आ गए और इडली डोसा खाता है, इसे ताकत आएगी, चिकन वगैरह खाओ, हट जाओ। और उसने जोर से चेन खींची तो ब्रेक लग गया और ट्रेन रुक गई। और सर जो खींचने वाले थे वो मद्रासी को बोले, देख, इसके लिए इडली डोसा नहीं, चिकन खाओ। तो ट्रेन तो रुक गई थी। लोग पूछने लगे क्या हो गया। तो टीटी वगैरह पुलिस आ गई, भाई ट्रेन क्यों रोकी। तो किसने रोकी, वो पूछने लगे। तो ये साहब आगे हो गए, बोले चेन तो ये खींच रहा था, लेकिन इडली डोसा खाता है, इससे क्या होगा, ताकत चाहिए ना, तो उसको हटाकर हमने खींच ली। तो टीटी और पुलिस बोले चलो। तो बोले क्यों, अरे बिना काम के अगर ट्रेन रोकी तो गुनाह होता है, चलो। उसको पकड़ कर लेके गई। यानी हर जगह एक ही ढंग से जो राजनीति आप करते हो या कोई भी, हर तरीका प्रत्येक जगह नहीं चलता। अलग अलग सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती है, उसमें आपको अलग अलग ढंग से पेश आना होता है। सामने वाले की इंसल्ट इतनी भी मत करो कि मदद करने के बावजूद वो आपको सबक सिखाने पर उतर आए। मदद तो करता था, फिर भी उसको गुस्सा इतना आ गया कि इसको तो सबक सिखाना चाहिए। उसने हाथों हाथ इस तगड़े इंसान को सबक सिखा दिया। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ
कि हमारे महाराष्ट्र में सबसे अच्छे पहलवान माने जाते शरद पवार। राजनीति में, महाराष्ट्र के राजनीति में इनको बदन को तेल लगाया हुआ पहलवान माना जाता है। तो ऐसे हमारे शरद पवार आजकल इतने बुरे फंसे हैं, एक मामले में बुरे फंसे हैं। आपको याद है कि अभी 1 साल पहले इनके ही नज़दीकी थे अनिल देशमुख, जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, उनको रिज़ाइन होना पड़ा। वो सचिन वाजे या परमवीर का मामला उल्टा पड़ गया, अर्णब गोस्वामी का मामला उल्टा पड़ गया। यानी हर बात पवार साहब ने जो गवर्नमेंट बनाई है वो हर दिन नए नए फंदे में, शिकंजे में फंस जाती है। तो अब ये हो गया कि 23 फरवरी को इनके दूसरे मिनिस्टर है, अभी भी है, जेल में है, फिर भी मिनिस्टर है, नवाब मलिक, जो शाहरुख खान के बेटे को पकड़ा जाने के बाद एनसीबी यानी नारकोटिक्स ब्यूरो के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ रखी थी। एनसीबी के जो जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, उनके खिलाफ रोज के रोज नए नए खुलासे करते थे और बोलते थे ये देखो फर्जीवाड़ा, वो देखो फर्जीवाड़ा। यानी शिवसेना के साथ जाने के बाद वड़ा पाव बेचने जैसे इन्हें दुकान ही खोल दी, रोज फर्जीवाड़ा बेचते थे और सब चैनल दिखाते थे। तो ऐसे हमारे शरद पवार जी के नज़दीकी नवाब मलिक आखिर में ईडी के जाल में फंस गए, क्योंकि उन्होंने दाऊद के साथ जो एक व्यवहार किया था, लेन देन की थी, उसमें वो फंस गए। और एक दिन सुबह सुबह आकर उनके घर से ईडी की टीम ने उनको उठाया, अपने ऑफिस ले गई, कुछ सवाल वगैरह पूछे और ढंग से जवाब नहीं दिए, इसलिए उनको अरेस्ट किया गया, कोर्ट में हाजिर कर दिया गया। कोर्ट ने उनको कस्टडी दे दी और आज भी यानी कम से कम अब 3 हफ्ते होने आए, नवाब मलिक अंदर पड़े हुए। हाँ, लेकिन अब जब बात थी कि उनको अरेस्ट हुआ है, खबर आने के बाद असलियत में आप देखो तो जब अरेस्ट होते हैं तो मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना पड़ता है, ये हमारी परंपरा है। यही इसी पार्टी के, इसी मिनिस्ट्री के अनिल देशमुख ने अरेस्ट होने से पहले रेजिग्नेशन दिया था, इस्तीफा दिया था, जबकि उनके खिलाफ कुछ भी ओपनली केस तक दर्ज नहीं हुआ था। हाँ, एक बात है कि इनके खिलाफ का मामला जो है, आरोप है, उसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास सौंपा गया था हाई कोर्ट की तरफ से, तो उन्होंने रिजाइन किया था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं हुई थी, उनको अरेस्ट तक नहीं हुई थी, फिर भी उनका रेसिग्नेशन लिया गया था, इस्तीफा लिया गया था। लेकिन जब नवाब मलिक का मामला आ गया तो देखो कैसे गेम दांव पेच खेले जाते। बीजेपी ने आधे 1 घंटे में शुरू कर दिया कि नवाब को राजीनामा, इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, नवाब को रिजाइन करना चाहिए। बीजेपी ने तो मुहिम छेड़ रखी। और पहली बात ये हो गई कि शरद पवार जी ने डिक्लेयर कर दिया, यानी एक्चुअली अरेस्ट तक नहीं हुई थी, उसके पहले ही पवार साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि नवाब मलिक रेसिग्नेशन नहीं देंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। वो जो मैंने बोला था ना, चेन नाटक कर रहा था, चेन खींचने की, उसी तरह से बीजेपी नाटक कर रही थी कि इस्तीफा चाहिए। ये बात होगी तो पवार साहब उस पहलवान की तरफ आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे नहीं इस्तीफा देंगे, बिल्कुल नहीं इस्तीफा देंगे, तो वो अपने ही जाल में फंस जाएंगे। यही तो बीजेपी का दाव था और उसी में पेच था। तो अब देखिए पवार कैसे फंस गए। बीजेपी तो रोज के रोज सरकार और एनसीपी को बदनाम कर रही है कि ये दाऊद का आदमी है, इसलिए उसको संरक्षण दिया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, इसका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। ये रोज के रोज बदनामी चालू है। और पवार साहब तो अपना डिसीजन ले चुके हैं, भूमिका डिक्लेयर कर चुकी है, लाइन ले चुकी है कि भाई दमाब का तो इस्तीफा नहीं देंगे,
वो जेल में जाएंगे फिर भी नहीं लेंगे। अब देखिए आप इतनी बदनामी हो रही है और अगले कुछ महीनों तक अब इनके दिमाग में आ गया कि इसमें गड़बड़ क्या हो गई है कि अब अगले कुछ महीनों तक नवाब मलिक जमानत पर भी बाहर नहीं आएंगे। कल परसों तो इन्होंने नवाब मलिक ने, उनके वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि भाई हम पर का केस ही खारिज कर दो, इसमें कोई दम नहीं है। लेकिन एक तरीके से हाईकोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी कि इनके खिलाफ बड़े अच्छे सबूत है, पक्के सबूत है, इनका तो मामला चलना ही चाहिए। यानी अभी तक निचली अदालत में जो मामला सुनवाई तक नहीं पहुंचा है उसकी सुनवाई मानो हाईकोर्ट ने पूरी कर दी कि इनके खिलाफ जो सबूत है उसमें दम है, इसलिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इसकी सुनवाई होनी चाहिए, उस पर केस होना चाहिए। ये तो कोर्ट ने बता दिया। देखो कैसे फंसते जाते, देखो कैसे। अब बात यह है कि अब जबकि अनिल देशमुख के खिलाफ वैसे कोई पक्के सबूत नहीं थे, फिर भी उनका इस्तीफा लिया गया था और नवाब मलिक के पास, नवाब मलिक के खिलाफ पक्के सबूत है, हाईकोर्ट बोल रही है। यानी कि शरद पवार कोर्ट तक नहीं मानते, ये एक इंप्रेशन अब चला गया। अब ये बात है कि 3 हफ्ते के बाद अगर पवार साहब नवाब मलिक को बोलते रेसिग्नेशन दे दो, इस्तीफा दे दो, तो उसका मतलब बीजेपी जीत जाती है। क्योंकि बीजेपी तो 3 हफ्ते से शुरू नाटक कर रही है कि भाई इस्तीफा देना ही चाहिए। अब विधानसभा का सेशन शुरू हो गया, अधिवेशन शुरू हो गया, तो उसमें भी रोज जो पायदान है विधानसभा विधानमंडल के बिल्डिंग के, उस पर बैठकर बीजेपी वाले रोज चिल्लाते हैं कि नवाब को इस्तीफा देना चाहिए, नवाब को इस्तीफा देना चाहिए। यानी उन्होंने तो वो नाटक जारी रखा है और इतना जारी रखा है कि अब अगर ये ठंडा हो जाता और नवाब का इस्तीफा लिया जाता तो बात अलग थी। लेकिन अब जब बीजेपी रोज का रोज ये प्रदर्शन कर रही है, उसी बीच में अगर इस्तीफा लिया जाता है तो बीजेपी की जीत हो जाती है। मतलब सीधा है कि बीजेपी ने ही इनको फंसाया है और उससे निकालने का रास्ता तो सामने है, इस्तीफा ले लो। लेकिन अगर इस्तीफा ले लेते हैं नवाब का तो पवार की हार मानी जाएगी। और पवार तो बड़े क्या बोलते हैं, दुनिया के सबसे बड़े चाणक्य ऐसे खुद को मानते हैं। अब ये बीजेपी के जाल में फंस गए। कैसे फंस गए देखो कि पहले ही दिन इस्तीफा ले लेते तो ये मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। आज ये इनके गले का फंदा बन गया, गले का फंदा बन गया कि लेते हैं इस्तीफा, ले लेते हैं तो बीजेपी की जीत हो जाती है। पहले दिन से बीजेपी की मांग सही थी, यही कबूल करने जैसा होता है। और नहीं लेते तो बदनामी तो रोज की रोज चालू है, रोज की रोज चालू है। अगर समझो 1-2 महीने और चले जाते हैं और आखिर में कोर्ट बोलेगी इसको मिनिस्ट्री से निकाल दो तो और बदनामी होगी। क्या पवार साहब वहां तक रुकेंगे कि खुद कोर्ट बोलेगी अगर ये आरोपी है, इसके खिलाफ पक्के सबूत है तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कोर्ट ऑर्डर देती है इस्तीफा ले लो, तो क्या करेंगे? यानी और बदनामी है। अब देखिए खुद कैसे अपने ही जाल में या फन्ने में फंस गए कि पहले दिन अगर लिया जाता इस्तीफा तो ये बात ही नहीं निकलती। लेकिन अगर चैलेंज किया गया तो पवार साहब इस्तीफा नाकारेंगे, ये बीजेपी जानती थी, फडणवीस जानते थे। फडणवीस पवार से भी ज़्यादा चालाक राजनेता है, ये जानते थे अगर पवार साहब को चैलेंज दे दो तो पवार साहब इनकार करेंगे। इसलिए 2 घंटे भी नहीं हुए थे नवाब मलिक को उठाकर ईडी के ऑफिस में लाया गया था तो बीजेपी ने शुरू कर दिया नारा, नवाब मलिक इस्तीफा दो, नवाब मलिक इस्तीफा दो। जबकि उनको इस्तीफा चाहिए ही नहीं था, क्योंकि अगर अरेस्ट होकर नवाब मलिक अंदर रहते तो हमारे लिए तो बना बनाया मुद्दा मिल जाता है। इसलिए बीजेपी ने
नवाब को उठाने की खबर आते ही इस्तीफे की मांग शुरू कर दी ताकि पवार उसका इनकार करे, और पवार ने कर दिया। समझा? मैंने जो शुरू में कहानी बताई कि वो जो मद्रासी था वो झूठ मूठ की चेन खींचकर दिखा रहा था, और ये आर्मी वाला पहुंच गया तगड़ा पहलवान और उसने खींच लिया, तो उसी ढंग से पवार उसमें फंस गए, उसी ढंग से फंस गए। अरे जाओ, इडली डोसा खाता है, देखो हमारी ताकत क्या है, ये दिखाने के लिए पवार पहुंच गए, और उन्होंने 2 घंटे में डिक्लेयर कर दिया कि नहीं नहीं, अरेस्ट होने से पहले डिक्लेयर कर दिया कि रेसिग्नेशन होगा नहीं, इस्तीफा होगा नहीं। लेकिन अब उनको पता चलता है कि वो कहाँ फंसे हैं और इस्तीफा लेना चाहिए, ये भी पवार साहब कन्विंस हो गए, समझ गए कि अब तो इस्तीफा होना ही चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर तक ये बदनामी सही नहीं जाएगी। लेकिन करे क्या? अब इज्जत का मामला बन गया, ये प्रतिष्ठा का मामला बन गया कि अगर इस्तीफा 3 हफ्ते बाद लेते हैं तो बीजेपी की मांग हमने मान ली, ऐसा होता है। जबकि और बात ये होती है कि बीजेपी की मांग के सामने हम शरण हो गए, ये भी होता है, घुटने टेक दिए, ऐसा भी होता है। इसलिए वो नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तो जितने दिन जाएंगे उतने दिन बदनामी जारी रहेगी। अब देखिए और बात है कि ठीक है अंदर गए तो बात छोड़ दो, वैसी बात नहीं है। हर 14 दिन के बाद फिर से उनको, नवाब मलिक को कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट, पीएमएलए कोर्ट तो इनको कम से कम मुझे लगता है 2 साल तक जमानत देने वाली नहीं है। क्या 2 साल तक अंदर बैठकर मिनिस्टर बनके नवाब मलिक अंदर बैठेंगे? और जब तक ये मिनिस्टर रहेंगे और जितने दिन अंदर बैठे हुए मिनिस्टर रहेंगे, उतने दिन उतने महीने पवार साहब की तो राजनीति में बदनामी होती रहेगी। कैसे फंस गए देखो। तो नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेकर खुद पवार साहब कैसे फंस गए, कैसे फंस गए। ये हिंदी में बोलते हैं ना, गले की हड्डी ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। नवाब मलिक का मामला पवार साहब के लिए बिल्कुल वैसा बन गया है, गले का फंदा बन गया है। लेकिन करे तो क्या करे, करे तो क्या? अपना ईगो, अहंकार जो है, हम बीजेपी की कोई भी मांग मंजूर नहीं करेंगे, मत करो। बीजेपी को भी कहाँ इस्तीफा चाहिए, बीजेपी को एक बदनाम करने का मुद्दा चाहिए, वो मिल गया। तो देखते हैं अगले कुछ दिनों में, मुझे लगता है बहुत दिन नहीं चलेगा, बहुत जल्दी फिर 1 बार 2 बार जब कोर्ट बोलेगा नहीं कस्टडी में रहो, अर्थरोड जेल में रहो, तब जाके पवार साहब का घुटना और अहंकार टूटेगा, अहम टूटेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।